साथ वो दे दिया जा सकता है। और प्रेग्नेंट वुमेन में, अगर प्रेग्नेंट वुमेन में क्या किया जाता है, जब प्रेगनेंसी होता है तो अर्ली प्रेगनेंसी में टेटनस दिया जाता है। तो एक डोज दिया गया टेटनस, उसके 1 महीने बाद दूसरा डोज और फिर बूस्टर डोज। यदि 2 डोजेस ऑफ टेटनस रिसीव्ड इन लास्ट ईयर, 2 डोज टेटनस का प्रेग्नेंट फीमेल को दिया जाता है 1-1 महीना के बीच पे। अगर यदि 3 साल के अंदर टेटनस ली है वो लेडी, तो केवल एक ही बूस्टर डोज देना होता है और देने का जरूरत नहीं पड़ता है। अब देखिए, एक आता है मिशन इंद्रधनुष। तो पूछा जाता है मिशन इंद्रधनुष किस चीज के लिए होता है, तो वैक्सीनेशन के लिए। कब लॉन्च हुआ था? 2014, जब मोदी सरकार बनी थी तभी ये लॉन्च हुआ था, 2014, याद करने के लिए। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, इंद्रधनुष डिपिक्टिंग 7 कलर्स ऑफ रेनबो। देख रहे हैं, इंद्रधनुष में रेनबो में 7 कलर होता है। तो एम्स टू कवर ऑल दोज चिल्ड्रन बाय 2020 हु आर आइदर अनवैक्सीनेटेड और पार्शियली वैक्सीनेटेड अगेंस्ट 7 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस। ये उन लड़कों को दिमाग में रख के चालू किया गया था कि जो बच्चों को वैक्सीन नहीं मिल पाता है या जो बच्चे वैक्सीन अच्छी तरीके से पूरा नहीं ले पाए हैं, उन बच्चों को वैक्सीनेशन दिया जाए। 7 वैक्सीन प्रिवेंटेबल, इसीलिए मिशन इंद्रधनुष रखा गया, क्योंकि 7 कलर होते हैं इंद्रधनुष में। कौन कौन, ये याद करना होगा। डिप्थेरिया, परटूसिस, टेटनस, चाइल्डहुड टीबी, पोलियोमाइलाइटिस, हेपेटाइटिस बी, मीजल्स। तो डीपीटी, डिप्थेरिया, परटूसिस, टेटनस, चाइल्डहुड टीबी, पोलियोमाइलाइटिस, हेपेटाइटिस बी, मीजल्स, ये 7 बीमारी का वैक्सीन दिया जाता है। और 6-9 वैक्सीन भी और बाद में ऐड हो गए, क्योंकि देखिए ये 2020 तक का ही टारगेट था कि सारे बच्चे को दिया जाए, लेकिन इंडिया है, हर कुछ थोड़ा लेट से होता है, क्योंकि जनसंख्या सोचा जाता है 10 करोड़ को दिया जाएगा, जब 5 साल बाद देखिएगा तो जनसंख्या 15 करोड़ हो जाता है। तो इसलिए 2014 में लाया गया, 2020 तक का टारगेट रखा गया, लेकिन अभी तक चल ही रहा है। 6 नया वैक्सीन भी उसमें ऐड कर दिया गया। रोटा वायरस, मीजल्स, रूबेला, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, जापानीज इनकेफेलाइटिस, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा और न्यूमोकोकल वैक्सीन। तो क्वेश्चन आएगा मिशन इंद्रधनुष किस चीज के लिए किया जाता है, तो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के लिए किया गया है। लॉन्च कब हुआ था? लॉन्च 2014 में हुआ था। 7 कलर को ये डिपिक्ट करता है और ऐसा एम है कि 7 बीमारी से जो वैक्सीन से प्रिवेंट होते हैं वो सभी बच्चों को दिया जाए जो वैक्सीन अच्छे तरीके से नहीं लिए हैं या जिसको वैक्सीन कुछ देना बच गया है। तो डिप्थेरिया, परटूसिस, टेटनस, चाइल्डहुड टीबी, पोलियोमाइलाइटिस, हेपेटाइटिस बी, मीजल्स, तो ये 7 बीमारियों के लिए वैक्सीन दिया जाता है, ये 7 वैक्सीन। और 6 नया जो ऐड हुआ है, रोटा वायरस, मीजल्स, रूबेला, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, जापानीज इनकेफेलाइटिस, हेमोफिलिस इन्फ्लुएंजा और पीसीवी। ये मिशन इंद्रधनुष का ये नारा था, बी वाइज, गेट योर चाइल्ड फुल्ली इम्यूनाइज्ड। इंग्लिश में नारा दिया गया था, बी वाइज, गेट योर चाइल्ड फुल्ली इम्यूनाइज्ड। अब आते हैं कोल्ड चेन। कोल्ड चेन में मैंने आपको बताया था कि वीवीएम, जो वैक्सीन वायल मॉनिटर हम लोग पढ़े थे, उसमें एक बात लिखा हुआ था कि कोल्ड चेन ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, ये भी पता किया जा सकता है। इस कोल्ड चेन काम कर रहा है कि नहीं, ये वीवीएम से पता किया जा सकता है, ये हम लोग पढ़े थे। तो अब कोल्ड चेन होता क्या है? इट इज ए सिस्टम ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वैक्सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चर टू पॉइंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एक्चुअल वैक्सीनेशन साइट। मान लीजिए कोई वैक्सीन हैदराबाद में बना, वो वैक्सीन वहां बना, फिर वो वहां से बिहार आया, बिहार आने के बाद वो पटना आया,
पटना आने के बाद सभी जिलों में वो वैक्सीन गया। सभी जिलों में जाने के बाद वो पीएचसी में जाएगा और प्राइमरी हेल्थ सेंटर से सब सेंटर और वहां से नर्स, एएनएम, डॉक्टर सभी मिलके वैक्सीन को एक कॉमन आदमी तक ले जाएंगे गांव में। तो यहाँ से बन के यहाँ से गांव में एक नॉर्मल आदमी को पहुंचने के लिए तो टाइम लगता है। और उस टाइम पे क्या हो सकता है, उस टाइम पे वैक्सीन खराब हो सकता है। उस वैक्सीन को खराबी से बचाने के लिए कोल्ड चेन बनाया गया कि हमेशा वैक्सीन ठंडा में रहे, हमेशा वैक्सीन प्रिजर्व रहे, जो क्वालिटी में बने उसी क्वालिटी में वो खत्म हो। इट इज ए कोल्ड चेन टेम्परेचर ऑफ वैक्सीन इन इंडिया। क्या टेम्परेचर रहता है? ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन सेबाइन रूटीन स्टोरेज +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड। लॉन्ग टर्म स्टोरेज -15 से -25 डिग्री सेंटीग्रेड। येलो फीवर के वैक्सीन के लिए -30 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑल अदर वैक्सीन, तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि ऑल मोस्ट ऑफ द वैक्सीन आर केप्ट इन विच टेम्परेचर इन कोल्ड स्टोरेज +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हुआ इसका आंसर। अब आता है विटामिन ए। विटामिन ए को कैसे स्टोर करते हैं? तो ध्यान रखना है, विटामिन ए को कोल्ड चेन में स्टोर नहीं करते हैं। विटामिन ए को नॉर्मल रूम टेम्परेचर में रखा जाता है। क्या किया जाता है रूम टेम्परेचर में कि मान लीजिए एक बैग है, ऐसा वैक्सीन का बॉक्स देखिएगा। पहले बचपन में हम लोग आइसक्रीम खाते थे तो ऐसा बॉक्स होता था, एक कड़ा बॉक्स जिसके अंदर बर्फ साइड साइड में रहता था और बीच में आइसक्रीम रखता था ताकि आइसक्रीम ठंडा ना हो, और ऊपर से ढक्कन, आइसक्रीम गल ना जाए और ऊपर से ढक्कन। तो ऐसे में वैक्सीन रख के ले जाया जाता है बच्चों के पास। लेकिन जो विटामिन ए होता है वो अपना बैग कोई रखा जाता है जिसमें कोई बर्फ ना हो और उसमें विटामिन ए डाल लिया जाता है क्योंकि वो डायरेक्ट दे दिया जाता है। तो ये होता है कोल्ड चेन का सिस्टम। अब कोल्ड चेन का सिस्टम में क्या क्या चीज आता है, एक याद रखिएगा, रिवर्स कोल्ड चेन। ये रिवर्स कोल्ड चेन भी बहुत बार क्वेश्चन में आया है। क्या होता है रिवर्स कोल्ड चेन? फॉर पोलियो वायरस वैक्सीन इंड्यूस्ड एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस। मान लीजिए कि आप वैक्सीन दिए और कहीं पे किसी को पोलियो हो गया वैक्सीन के चलते। अब पता कैसे चलेगा कि पोलियो हुआ है? उसको तो पैरालिसिस हो गया, अब उसको इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हुआ था नहीं हुआ था, तो पोलियो वायरस इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है, वहाँ से वो एब्जॉर्ब होता है और फिर वो पैरालिसिस करता है। तो स्टूल का एग्जामिनेशन होता है। तो पोलियो वायरस के पेशेंट का स्टूल ले लिया जाता है और उसका एग्जामिनेशन किया जाता है। तो वो स्टूल रिवर्स कोल्ड चेन से जाता है ताकि पता चले कि पोलियो वायरस है या नहीं, बीच में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो स्टूल सैंपल को कलेक्ट करके जैसे जैसे वो डिस्ट्रिक्ट से गांव लेवल तक आता है वैक्सीन, उसी तरह वैक्सीन वहाँ से डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भेजा जाता है ताकि वहाँ से रिपोर्ट तैयार हो, वहाँ के कंप्यूटर में चेक हो सके कि हाँ कोई प्रॉब्लम है, पोलियो पॉजिटिव है या नहीं है। कोल्ड चेन कंपोनेंट। कोल्ड चेन में क्या क्या चीजें होती हैं? स्टेट रीजनल लेवल, स्टेट के लेवल पे होता है वॉक इन कोल्ड रूम। पूरा कोल्ड रूम ही होता है, पूरा रूम का टेम्परेचर कम रहता है और उस कोल्ड रूम में वैक्सीन रखा हुआ रहता है। उसका टेम्परेचर रहता है +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड। 3 महीना तक एक स्टेट लेवल पे रखा जा सकता है वैक्सीन्स को। उसके बाद आता है वॉक इन फ्रीजर्स। फ्रीजर बड़ा बड़ा होता है, उसमें -15 से -25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उसमें भी 3 महीना तक रखा जा सकता है। ये होता है स्टेट लेवल पे। अब स्टेट लेवल से ट्रांसफर हो जाता है वैक्सीन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, 3 महीना तक वो लोग रख सकते हैं। जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आता है
तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ILR, आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर। तो कोई पूछे कि कोल्ड चेन में सबसे मेन इक्विपमेंट कौन सा है, सबसे मेन क्या होता है जो कोल्ड चेन का मेन हथियार होता है, आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर, ILR, आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। इसमें भी टेम्परेचर +2 to +8 और -15 to -25 भी आ सकता है। अब क्या है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये हो गया। लार्ज डीप फ्रीजर भी रहता है, वहाँ वॉकिंग फ्रीजर रहता है, यहाँ लार्ज डीप फ्रीजर। इसमें भी सेम टेम्परेचर जो यहाँ है, -15 to -25 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका वैलिडिटी ड्यूरेशन 1 महीना तक वो सेफली रख सकता है। PHC लेवल, अब प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे आ गया डिस्ट्रिक्ट लेवल से। वहाँ पे ILR जो है, छोटा छोटा ILR फ्रिज जैसा, बॉक्स जैसा रहता है, और स्मॉल डीप फ्रीजर रहता है। टेम्परेचर सेम रहता है, +2 to +8, और डीप फ्रीजर में -15 to -25। यहाँ पे भी इसका ड्यूरेशन 1 मंथ होता है। तो PHC लेवल तक आ गया तो 1 महीने तक वैक्सीन सेफ रह सकता है। अब PHC लेवल से छोटा छोटा सब सेंटर गांव के इलाके में भेजा जाता है। सब सेंटर, वहाँ पे वैक्सीन कैरियर, डे कैरियर रहता है। वैक्सीन कैरियर एक बड़ा बॉक्स जैसा बनाया रहता है, जिसके अंदर थोड़ा बड़ा बड़ा बॉक्स प्लास्टिक का आपने देखा होगा। आइसक्रीम वाला तो छोटा होता है, उससे बड़ा, जिसमें बर्फ उर्फ आदमी रखता है, वैसा वैक्सीन कैरियर में। और डे कैरियर वैसा जो छोटा छोटा, मैंने एग्जांपल बताया, ऐसा ऐसा रहता है जो उसमें। ये इसमें +2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, इसमें डाल के रख दिया जाता है वैक्सीन। ये 48 से 72 घंटे तक यहाँ रह सकता है, कोई बिना टेंशन के। उसके बाद आता है सेशन लेवल। अब आप जाते हो वैक्सीन लेके देने के लिए, तो वहाँ पे फुल्ली फ्रोजन आइस पैक। ये आइस पैक कहाँ से आएगा? ये जो ILR होता है ना, और डीप फ्रीजर, इसमें बड़ा बड़ा प्लास्टिक रहता है जिसमें आइस जमा रहता है। वो आइस पैक वहाँ से निकाल के जो ILR में जमा होता है, और ये लोग अपने छोटा छोटा बॉक्स में डाल लेता है, या उसके पास वैक्सीन को रखता है सटा के, ताकि वो वैक्सीन ठंडा ही रहे, गर्म ना हो। इसका भी +2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और 1 से 3 घंटा रहने का चांसेस रहता है। तो अब क्या है कि आप वैक्सीन देने चले गए, आप वैक्सीन देने चले गए और बहुत बच्चों को वैक्सीन दे दिए। अब सब वैक्सीन तो पूरा खत्म नहीं होगा ना, कुछ वैक्सीन पूरा खत्म हो जाएगा, कुछ वैक्सीन खोले डब्बा लेकिन एक ही यूज हुआ, 2 ही लोग को दे पाए। तो उस वैक्सीन का क्या करना है जो वैक्सीन बचा है? इसको एक सिस्टम लाया गया, ओपन वाइल पॉलिसी 2015। ओपन वैक्सीन कैन बी यूज्ड इन सब्सिक्वेंट सेशन अप टू 4 वीक्स। जो वैक्सीन ओपन हो गया है उसको हम लोग 4 सप्ताह तक यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका क्या शर्त होना चाहिए? एक्सपायरी डेट खत्म नहीं होना चाहिए, और वैक्सीन वायल मॉनिटर नॉर्मल लेवल पे होना चाहिए। मतलब जो बीच का सर्किल होता है वो लाइटर होना चाहिए देन साइड का सर्किल। या तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, या तो ऐसा होना चाहिए। पूरा सेम कलर का या डार्क कलर का बीच में नहीं होना चाहिए, और एक्सपायर नहीं होना चाहिए। ये दो है कारण, ये दो है कि आप उसको यूज दोबारा कर सकते हैं। अब आगे आते हैं कि कौन कौन सा वैक्सीन को यूज दोबारा कर सकते हैं। एप्लीकेबल फॉर वैक्सीन, सब वैक्सीन दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, कोई कोई वैक्सीन दोबारा यूज कर सकते हैं। OPV, TPT, हेपेटाइटिस बी, टेटेनस टॉक्सॉइड,
और लिक्विड पेंटावेलेंट वैक्सीन। ये सब जो वैक्सीन है इसको आप दोबारा यूज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन एक ना एक पूछता ही है कि कौन कौन सा वैक्सीन ओपन वाइल पॉलिसी के अंदर आता है और कौन कौन सा वैक्सीन ओपन वाइल पॉलिसी के अंदर नहीं आता है। कौन कौन वैक्सीन आता है, ओपीवी, डीपीटी, हेपेटाइटिस बी, टेटनस टॉक्सॉइड, लिक्विड पेंटावेलेंट वैक्सीन, और कौन सा एप्लीकेबल नहीं होता है ओपन वाइल पॉलिसी के लिए। मीजल्स, बीसीजी, जापानीज इनकेफेलाइटिस। मीजल्स, बीसीजी का वैक्सीन और जापानीज इनकेफेलाइटिस का वैक्सीन एक बार यदि खुल गया तो उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। फील्ड में यूज हुआ उसके बाद आके जहाँ से वैक्सीन लिए है वहाँ पे रिटर्न करिए। अब क्या होता है कि जब वैक्सीन आदमी देता है, वैक्सीन देने के बाद कभी कभी कोई एरिया में प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। जैसे आप कोई एरिया में वैक्सीन दिए, जाके पोलियो वायरस दे के आ गए और दे के आने के बाद बच्चे को पेट वगैरह में कुछ प्रॉब्लम हो गया और उसके बाद पैरालिसिस हो गया, एक साइड का, पैर का, ऐसा करके पैरालिसिस हो गया। तो क्या होगा कि वो एडवर्स इफेक्ट हो गया, मतलब वो वैक्सीन अच्छा नहीं है। तो जैसे ऐसा खबर आता है डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब आपने वैक्सीन दिया था, डॉक्टर के पास तो नहीं आता है, सब सेंटर नर्स, आशा वगैरह लोग के पास आता है कि सर आपने दिया था। इन्फॉर्मेशन उस आशा के थ्रू और ये लोग के थ्रू आता है कि उसका प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है। तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो वैक्सीन उस फील्ड में आपने दिया है, सारे वैक्सीन को प्रिजर्व कर लेना है। तुरंत मीटिंग बुलाना है और जहां से वैक्सीन, वो जैसे मान लीजिए वहां पे नंबर दिया होता है, एक्नॉलेजमेंट नंबर हर वैक्सीन में होता है। कोई भी वैक्सीन का डब्बा रहेगा, तो यहां वैक्सीन के डब्बा में एक्सपायरी डेट लिखा रहेगा या एक्सपायरी डेट के साथ वैक्सीन वायल मॉनिटर रहेगा और उसके साथ उसका बैच नंबर दिया हुआ रहेगा वैक्सीन का। तो कोई भी वैक्सीन एडवर्स रिएक्ट प्रोड्यूस करता है तो उस बैच नंबर के सारे वैक्सीन को सीज कर लिया जाता है और तब तक उसको सेफली रखना पड़ता है जब तक कि पूरा इन्वेस्टिगेशन खत्म ना हो जाए, ताकि जो भी सबूत मिले या कुछ भी गड़बड़ी मिले तो उसको तुरंत उसको ठीक किया जा सके और आगे किसी और को वो वैक्सीन ना दिया जा सके। तो ये होता है ओपन वाइल पॉलिसी। तो ओपीवी, डीपीटी, हेपेटाइटिस बी, टीटी, लिक्विड पेंटावेलेंट ये दे सकते हैं और मीजल्स, बीसीजी, जेई ये नहीं दे सकते। ये एक बार यूज कर लिए तो उसको डिस्कार्ड ही करना पड़ेगा। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट टॉपिक के तरफ बढ़ेंगे।